हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज का लेक्चर आपका सीडीपी की सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंडर आप स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मल का हम पहले कर चुके हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस यूनिट से आने वाले हैं, जिसमें आपका बेसिकली जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं या जो आपके गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनकी नीड्स को कैसे आप कैटर करेंगे क्लासरूम के अंदर, उसके बारे में आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्लास अगेन आपकी हाइब्रिड रहेगी, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी और ऑफलाइन आपका ये चल ही रहा है। ठीक है, तो चलो फिर आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो जो आपकी ये यूनिट है, इससे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस अगर आप इस यूनिट को सही से कर लोगे, आई कैन गारंटी कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे आप 5 क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट जो इसमें आपके पास है, फर्स्ट टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर आपका आता है, दैट इज एड्रेसिंग द लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ जाननी होगी कि डिसएडवांटेज स्टूडेंट आपके होते कौन है। ठीक है, डिसएडवांटेज जो है वो कौन है। हम किन लोगों को जानते हैं कि वो डिसएडवांटेज है? जिनको हमारी तरह सेम फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। क्या वो सिर्फ EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यही लोग हैं, और कोई भी हो सकता है? और भी बहुत से इसके एरियाज हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुंची है, तो हम उस हर एक चीज़ को कंसिडर करके चलेंगे। तो फर्स्ट वन कैन बी सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं। EWS का कोटा भी होता है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10% EWS का कोटा है। ठीक है, रिसेंटली नई वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की। देन अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ठीक है, जो अर्बनाइजेशन से डिप्राइव्ड हैं। देन चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर जो है, या जो वर्कर के साथ अपनी माँ, मतलब जो भी उनके सीजनल माइग्रेंट लेबर के बच्चे हो गए, वो क्या है, मदर फादर के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी स्कूलिंग सही से नहीं हो पाती। अगेन किस पे है वो, डिसएडवांटेज पे है। AC ऑन कर दो। देन इकोलॉजिकल डिप्राइव्ड एरियाज, इकोलॉजिकल डिप्राइव्ड एरियाज आपके इसमें आएंगे, जहाँ पे बेसिकली उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली जो इकोलॉजिकल एक सराउंडिंग होती है, एक बेटर सराउंडिंग, जो थोड़ी हजार्डस सराउंडिंग में रहे हैं, उनको हम कौन बोलेंगे, इकोलॉजिकल डिप्राइव्ड। ठीक है, कि वो इकोलॉजिकली डिप्राइव्ड है, उनका एरिया इतना सही उन्हें नहीं मिला जो बेसिकली इकोसिस्टम से रिलेटेड है। देन स्लम कम्युनिटीज़, ठीक है, स्लम वाले भी हैं डिप्राइव्ड। देन स्कैवेंजर्स की फैमिली, या जो स्टिग्मेटाइज्ड प्रोफेशंस में है, कि आपका जो क्या है, ये कास्ट सिस्टम आपका आया किस पे था? पहले ये बताओ, 4 वर्नास सिस्टम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसी को पता है? हर किसी को पता है कि 4 वर्नास है। ठीक है, दे आर ब्राह्मण्स, दे आर क्षत्रियस, देन वैश्यास, एंड देन शूद्रास। 4 आपके बेसिकली हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस, ऑन व्हाट बेसिस इट वाज क्लासिफाइड? क्या रीज़न था? चलो पुराने के रीज़न छोड़ दो, कि कोई नाभि से आया था, कोई सर से बना था, लीव इट भी, मतलब लीव इट बिहाइंड। नए की बात करते हैं, क्या रीज़न है? रिलीजन, सारे हिंदू हैं। रिलीजन कैसे बोल दोगे? कास्ट तो है ही, वर्ना सिस्टम इज कास्ट ओनली, बट वाई सो? ऑक्यूपेशनल है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल है। पंडित का क्या काम था, ब्राह्मण्स का क्या काम था? टू प्रे द गॉड, मतलब भगवान के और बाकियों के बीच में जो लिंक है वो कौन थे? ब्राह्मण्स थे। दैट्स वाई देवर ऑन द हायर हायरार्की। ठीक है, वो ये मानते थे कि भगवान के पास जैसे हम ऑब्वियसली जिस दिन हमें पूजा करनी है, हम भी नहा धो के अच्छे से जाते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप भगवान के पास कोई चीज़ पहुंचा रहे हो तो आप शुद्ध तरीके से पहुंचाते हो। तो इस वजह से वो शूद्रास के साथ ना बैठते थे, ना उनसे बात करते थे। इनफैक्ट उन्हें आउटस्कर्ट्स पे रखा जाता था गाँव के। हाँ, कि कहीं वो उनसे टच ना हो जाए। हाँ, शेडो भी नहीं जानी चाहिए थी, इस तरीके का उस टाइम पे। हाँ, बजाते हुए आना चाहिए, कि कुछ भी मतलब सम कोई भी बर्तन वगैरह वो बजाते हुए आते थे, शोर मचाते हुए गली में, कि सो दैट जितने भी ब्राह्मण्स और वो है जिनके ऊपर उनका क्या कहते हैं, आपकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, वो लोग ऑलरेडी अंदर हो जाए। तो ऐसे ऐसे सोसाइटल एक्सक्लूजन था वो, इसी रीजन से था। किस रीजन से? ऑक्यूपेशन से। क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो एक्सक्रीट को क्लीन करते थे, सफाई वाले थे बेसिकली वो। तो इस वजह से क्या था कि उनको एक प्रॉपर एक्सक्लूजन दे दिया था सोसाइटी से। देन अगर हम बात करते हैं उससे नीचे, क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्या था? क्षत्रिय वर्णा में क्या था? वो लड़ाई के लिए थे। उनका क्या था मेजर काम, कि हमें लड़ना है, हमें प्रॉपर्टी बढ़ानी है, ये सब करना। तो वो आपका क्षत्रिय क्लैन हो गया, अगेन ऑक्यूपेशनल। थर्ड वन विल वेश्यास। वेश्यास क्या थे? सुनार हो गए।
सुनार कौन है? वैश्याज है। ये क्या किस किस लिए है वैश्याज? कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज वैसी वाली सर्विसेज नहीं जो तुम्हारे शूद्रास कर रहे हैं। अपर देन दैट, जो आपके व्यापारी हैं वो सारे किस में आ गए? आपके वैश्याज में आ गए। बनिए हो गए, सुनार हो गए, ये या गोल्ड स्मिथ वाले हो गए, ये सारे आपके किस में आ गए? लुहार वगैरह वैश्याज में। इंक्लूडिंग कुम्हार, लुहार, ये सारे जो उन्हें बेसिकली घर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बना के दे रहे हैं, वो आपके उसके अंदर रख दिए गए, वैश्यास के अंदर। तो इस बेसिस पे बेसिकली आपका जो ये था ये चला है। और एक चीज इसमें मेजर जो थी वर्णा सिस्टम में वो क्या थी? कि जो आपका पीछे से है ऑक्यूपेशन आप वही करोगे। ठीक है, अगर फादर नालियां साफ कर रहा है तो बच्चा भी नालियां ही साफ करेगा। अब है वो चीज नहीं है। वर्ना सिस्टम का ही तो बेसिकली तोड़ने के लिए हमने रिजर्वेशन वगैरह सब रखी हुई है ताकि डिस्क्रिमिनेशन हट जाए। बट समहाउ डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ से इंक्रीज भी हो सकता है क्योंकि आपने एक टैग दे दिया है। यूजुअली द पीपल को पता नहीं चलता कि ये कौन है। ठीक है, सिटिंग विद अ पर्सन यू विल नेवर आस्क द पर्सन कास्ट, बट व्हेन यू विल गेट टू नो कि इसके पास एससी का कोटा है, तो यू इवेंचुअली गॉट दैट थिंग इन योर हेड, अरे ही इज दिस और ही इज दिस। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ा सकता है टैग एनी हाउ। सिमिलरली उनको ये टैग इसलिए दिया गया था ताकि इनको अपर में लेके आ सके। ठीक है, बट अल्टीमेटली एससी जो है वो अब इसी तरीके से, अगर हम कुछ हद तक तो अबॉलिश हो भी गया है, रूरल एरियाज में आज भी अबॉलिश नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ की इम्प्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो अर्बन में किसी को फर्क नहीं पड़ता किसका क्या है, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी लोगों को फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ, टीचर को टच कर दिया तो जान से ही मार दिया है वो एक बच्चे को। सो ये सब चीज़ें क्या है, दलित कम्युनिटी को बेसिकली अभी भी ऑपरेशन हो रहा है। हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हम अर्बन एरियाज में हैं, और जितना हमें दिख रहा है वो दुनिया नहीं है टू बी एग्जैक्ट। तो हम अपना जो भी थॉट प्रोसेस बनाते हैं वो सिर्फ अपने देखे ऊपर पर हम नहीं बना सकते। तो टेक्निकली दिस इज हैपनिंग, तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, ख़त्म करनी है। ठीक है, अब तो ये क्या हो गया, स्कैवेंजर्स वगैरह के हो गए। अब ये क्या है कि एक स्टिग्मा है कि यही काम करेंगे क्लीनिंग वाला। ठीक है, तो इनके लिए ये भी कौन है आपके बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस में आ गए या डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो आपके डिसएडवांटेज ग्रुप है। देन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और सेक्स वर्कर, उनके जो बच्चे, अभी रिसेंटली बात हुई है कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने की बात हो रही है ताकि उनके बच्चों को एक अधिकार मिल सके शिक्षा का। ठीक है, तो वो भी उसके अंडर आएगा। अगेन सीजनल और माइग्रेंट लेबर जो मैंने बताया था कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर क्या करना पड़ता है, आते जाते रहना पड़ता है। मोर ओवर उनके पास खुद भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती फैसिलिटीज़, तो एनी हाउ वो भी केस में आ गए आपके डिसएडवांटेज में आ गए। देन लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर डिसएडवांटेज, जिनके पास लैंड ही नहीं है। नोमैडिक कम्युनिटीज़ डिसएडवांटेज। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड पीपल फ्रॉम रिमोट एरियाज, डेजर्ट हेमलेट्स, कौन है ये सारे? डिसएडवांटेज हैं। इन तक स्कूल पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हैं इन तक स्कूल पहुंचे हैं। देन इन द एरियाज अफेक्टेड बाय द सिविल स्ट्राइफ। सिविल स्ट्राइफ क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड सिविल स्ट्राइफ? नक्सलाइट, नक्सल जो इशू इंसर्जेंसीज होती हैं, इंटरनल थ्रेट्स जो सिक्योरिटी को होते हैं। जम्मू कश्मीर, वाई दिस एरिया इज नॉट दैट मच डेवलप्ड? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ इंटरनल जो फैक्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बीइंग इट नक्सलाइट, बीइंग इट जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म चलता है या जो पाकिस्तान इंसर्जेंसी चलती है टू बी एक्सेक्ट। ठीक है, तो वो सारा आपका क्या है कि उस वजह से उस एरिया की डेवलपमेंट होने में दिक्कत आती है। देर इज़ अ रीज़न कि जम्मू कश्मीर को हमने यूटी बना दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का करके, क्योंकि व्हेन इट इज़ अ स्टेट इट हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑटोनॉमी ऑन डिसीजंस। और वो चीज़ क्या है, अल्टीमेटली वहाँ के जो लोग हैं, या सपोज अगर पॉलिटिक्स, हर किसी को पता है कि पॉलिटिक्स इज़ नेवर प्योर। कोई इंसान सही नहीं होता, हर कोई अपना खाता ही खाता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल डबल फेस। हर इंसान पीछे से कोई और है, कोई भी पॉलिटिक्स में खड़ा हो, कोई भी पार्टी हो, और आगे से कोई और है, क्योंकि सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं इंसान की बाहर दिखती दिखती है। सब अपने हित में काम करते हैं। जनता के हित में कोई एक दो पर्सन ऐसा खड़ा होगा पॉलिटिक्स में जो काम कर देगा, अदरवाइज एवरीवन इज सेल्फिश। सब अपने ही उसमें लगे हुए हैं। तो जब स्टेट की बात आती है, अब उन्हें पता है कि अगर स्टेट को हम ऑटोनॉमी करा दें एक तरीके से, कि स्टेट को तुम्हें प्रॉपर, उधर तो उनका खुद का वो भी था ना, फ्लैग भी था जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को बहुत नेक्स्ट लेवल ऑटोनॉमी थी, आर्टिकल उनका अलग था जो अबॉलिश करा है। ठीक है, सो अब ये क्या था,
हाँ, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंसी जा रही थी समहाउ। अब वो वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टेट के अंडर, पुलिस किसके अंडर आती है, स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस। पुलिस इज ऑलवेज अ स्टेट सब्जेक्ट। दो लिस्ट होती है बजट में, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। कॉन्करेंट में दोनों आती हैं, ठीक है। पुलिस जो है वो आपकी स्टेट में आती है। देन सेंट्रल सर्विसेज इसके ऊपर रखी गई हैं, जैसे आईपीएस आईपीएस वाली पोस्ट पोस्ट हो गई, वो किस लिए रखी गई है, ताकि थोड़ा सा सेंटर का उसमें से रहे, ठीक है। तो पुलिस का जो वहाँ का आता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो समहाउ कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। अब अगर वो स्टेट लिस्ट के अंडर है, तो स्टेट की जो भी उनका एक पर्टिकुलर अपना पार्लियामेंट बैठा है, वो जो मर्जी वो करे। और समहाउ जो पॉलिटिक्स में उधर भी आए हुए हैं ना, वो आधे पर्सन ऊपर उठ के बदमाश ही आए हुए हैं। हर किसी को पता है पॉलिटिक्स में ज्यादातर गुंडे भरे हुए होते हैं। तो वहां के भी जो इंटरनल थ्रेट वाले लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, और अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए मिल जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में एक धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको उठा के गवर्नमेंट्स बन जाती हैं। जबकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर द लॉ जिसे हम बोलते हैं, स्टेट और रिलीजन दोनों चीज़ें बहुत अलग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट और ये। बट इंडिया में, इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बैकड्रॉप यही है कि यहाँ जो भी होता है वो सारा धर्म से रिलेटेड होता है। या तो धर्म से रिलेटेड कर लेंगे या कास्टिज्म से रिलेटेड कर लेंगे। यही एक मेजर कंपोनेंट है जिससे आप वोट्स वगैरह, वोट बैंक खींच लेते हो। तो वही सेम चीज़ वहाँ हो रही थी। अब वो चीज़ जब खत्म हुई है, अब क्या हुआ, दोनों यूटी बन गई हैं, तो यूटी डायरेक्ट सेंटर के अंडर है। यूटीज की जो भी गवर्नेंस है वो सारे सेंटर करती है। तो समहाउ उन चीज़ों को आप अब टैकल कर सकते हो। वहाँ पे एक गवर्नर है, वो भी किसको रिपोर्ट करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा गवर्नर हमेशा। तो वो अब किसके अंडर आ गई है, सेंटर के अंडर आ गए। तो सारे डिसीजन किसके हाथ में चले गए, सेंटर के हाथ में चले गए। तो ये एक बेनिफिट हो गया उनको यूटी बनाने का। तभी वहां पे अब इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी के केस नहीं आ रहे हैं तो फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, और जहाँ पॉलिटिक्स होती है, अब वहां पे क्या है, गवर्नमेंट बननी ही नहीं है। जब दो पार्टी में इकट्ठी रह रही है, तो वो पार्टी कभी पीस में नहीं रहेंगी। वो जनता के साथ मजे लेती रहेंगी कि कहीं यहाँ से बम फोड़ दिया, ये कर दिया, क्यों, दूसरे का रूल है तो हम कलेश करेंगे। फिर उसका रूल आएगा तो वो दूसरे कलेश करेंगे। इस चक्कर में जनता पिस जाती है हमेशा। तो यूटी बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये हो गया है कि एक तो जनता नहीं पीसेगी बिना बात पे, इंसर्जेंसी वगैरह कम होगी, एनी हाउ डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाओगे, आपको स्टेट से ऑथराइजेशन वगैरह मांगनी पड़ती। अब आपको मांगनी पड़ रही है, नहीं भाई, हमने वहाँ आईआईएम बनाना है, हमें आईआईटी बनाना है, हम बना रहे हैं, हम सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे, कोई क्वेश्चन है ही नहीं उस जगह पे। अभी सेंटर पास करेगी और सेंटर कर देगी, और सेंटर में मेजोरिटी अभी है ही है। इनफैक्ट ये बिल पास होने का भी रीजन मेजोरिटी है। वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा के फिर सीधा पास कर दिया, स्टेट का कोई से नहीं था। अगर स्टेट का से होता तो नहीं हो पाता बिल पास। तो तभी उसको यूटी बनाया है, ठीक है। वैसे इसका स्पेशल मेजोरिटी वाला है, तभी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कुछ लोग बोल रहे थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे चले, ठीक है। सिविल स्ट्राइक वही एरिया हो गया, नागालैंड का एरिया। नागालैंड के एरिया में आज भी इवन आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग्स अगर होती है ना, तो वो सबसे लोअर वाले की होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है। वहाँ यू उसकी कुछ नहीं चलती आईएएस आईपीएस की। अभी रिसेंटली मैंने करंट अफेयर में कुछ फैक्ट वगैरह पढ़ाया था, जो भी आसाम के साथ, आसाम वालों के साथ अभी साइन हुआ है, नागालैंड और आसाम वालों के साथ। रीज़न क्या है उसका, ताकि वहाँ के जो खुद के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारी अपनी नहीं है, वो हमारे हित में काम नहीं कर रही, एंड वी डोंट बिलोंग टू हेयर। तो उसके कुछ अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, लोकल ग्रुप्स। तो उन ग्रुप्स के साथ वो साइन कर रहे हैं कि भाई तुम हमें शांति से रहने दो, हम यहाँ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तुम्हें भी इतना दे देंगे कोटा। और दूसरी चीज़, वो बाहर वालों के लिए वेलकमिंग नहीं है। अभी भी कुछ कुछ आपको इधर, जो ये अपना आइलैंड वाला एरिया है, अंडमान निकोबार एंड ऑल, यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ आइलैंड्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कोई भी जो ट्राइब है वो एंट्री नहीं देती। एक शायद से संथली ट्राइब है जो अंडमान निकोबार में है, संथली ट्राइब है, वो अपनी इंसर्जेंसी, उन्हें ना इंटरनेट का पता है ना कुछ पता है। तो हाँ, तो बाहर वालों को लेके दे आर नॉट वेलकमिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर खराब हो जाएगा, हमें नहीं पता क्या चीज़ चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं उनके मन में। तो उनके वो डाउट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं, वो एरिया इतना डेवलप नहीं है। तो नक्सलाइट एक वही पार्ट है। कुछ बाहर से बोल सकते हैं, म्यांमार की साइड से इंसर्जेंसी बोल सकते हैं, बट एनी हाउ इट इज़ दैट पार्ट, जो बेसिकली क्या है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ लेवल की ऑटोनॉमी मिल जाए, सेंटर आके हमसे सारी ऑटोनॉमी ना ले ले।
तो उनसे वो चीज़ वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बातचीत करके कुछ कुछ चीज़ें मनवा रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें खुद मान रही है सेंटर कि चलो आपको इतनी रिजर्वेशन दे देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो इस तरीके से दे आर डीलिंग विद दैट इन सोर्सेज के साथ, सो दैट वहाँ उस एरिया में डेवलपमेंट हो सके। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक और था एक वर्ड दैट इज इंक्लूसिव। ठीक है, पीछे भी आपके स्लाइड में था एक इंक्लूसिव वर्ड। ठीक है, कहाँ गया इंक्लूसिव एजुकेशन, ये रहा। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज इंक्लूसिव, या इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, इंक्लूसिव स्कूल हो गया, क्या होता है इंक्लूसिव? इंक्लूड कर दें इसे हाफ काट के। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी होगी, जिसमें आप हर किसी को इंक्लूड कर रहे हो, दैट कम्स अंडर द इंक्लूसिव एजुकेशन। आजकल जो भी हमारे स्कूल हैं, क्या वो इंक्लूसिव है क्योंकि गवर्नमेंट ने करा है। पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल का बच्चा कम पे में जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट की फीस होती थी ज़्यादा। तो फिर फाइनली इस चीज़ को तोड़ने के लिए इन स्कूलों में कोटा फिक्स कर दिया गया कि इतनी सीट आपको ईडब्ल्यूएस वालों को देनी है, कम फीस पे देनी है, इतनी फीस आपको इनको देनी है, इतनी फी इतना आपको डिसेबिलिटी वालों को देना। तो एक पर्टिकुलर आपने कोटा सेट कर दिया, तो ये आपका किसकी तरफ एक पार्ट हो गया, इंक्लूसिव स्कूल की तरफ। तो अब इंक्लूसिविटी जो होगी, इंक्लूसिविटी एक तरीके से होगी नहीं होगी, मल्टीपल तरीके से होगी। फर्स्ट वन विल बी योर जेंडर डाइवर्सिटी। ठीक है, कि आपको जो जेंडर डाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड करना है स्कूल में। जेंडर डाइवर्सिटी आपका मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ठीक है, अब हम थर्ड जेंडर को भी कंसीडर करने लगे। ठीक है, सो थर्ड जेंडर विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस, कि अगर कोई थर्ड जेंडर भी आपके पास आता है, ट्रांसजेंडर भी आपके पास आता है एडमिशन के लिए, तो आप उसे भी दोगे क्योंकि शिक्षा का अधिकार उसका भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड वन विल बी द डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप कौन होते हैं वो मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, कोई भी जिसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूलिंग या एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिंगिंग नहीं मिली है, वो आपका किस में आता है, डिसएडवांटेज। देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब बेसिकली जो आपका हैंडीकैप होता है, कैन बी इम्पेयरमेंट वाली जो बात है कि हो सकता है किसी का आई साइट वीक हो। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझ में आएगा। डिफरेंटली एबल हो गया कि किसी को सुनाई कम देता हो। अभी ये जितने भी स्कूल वगैरह हैं तो उसमें प्लैंक भी बनने लग गए हैं, पहले प्लैंक नहीं होते थे। किस लिए, हाँ जो आपके हैंडीकैप्ड है ताकि वो आ सके। ठीक है, तो अब आपके ये भी बनने लग गए हैं, क्या कहते हैं, प्लैंक वगैरह, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देन व्हाई इट इज सो, ऐसा हुआ क्यों। राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, जिसमें हमारी एक लाइन थी दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। इसने क्या बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन, मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी तक एलिमेंट्री तक हमारा चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो 2009 के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई। ठीक है, एक्सेस टू स्कूल एंड बैरियर फ्री एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन शीट फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल। तो ये 2009 में एक्ट आया था इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, किसको, इंक्लूसिव क्लासरूम्स को, जिसके अंडर ये एग्जैक्ट एक्ट की लाइन है, इसमें मैंने अपना कुछ नहीं लिखा है, इसने डायरेक्ट ये बोला है इस एक्ट ने क्या, फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, एक्सेस टू स्कूल विदाउट बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं होगा। ठीक है, बैरियर इन द सेंस कि आप स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे हो या कोई ऐसी बात है, नहीं, हमेशा आपके लिए कोई ना कोई तरीका होगा ऊपर जाने का, नीचे उतरने का, सो दैट आप भी प्रॉपर एक्सेस किसी भी लैब का या किसी भी स्कूल का कर सको। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अगेन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को इधर कंसीडर कर लिया, देन ईडब्ल्यूएस वालों को हमने रिजर्वेशन दे दी प्राइवेट स्कूल्स में, सो दैट जो वीकर सेक्शन है कम फीस में सही से पढ़ ले। अंग्रेजी मीडियम बनी हुई है ना इसके ऊपर है ना, ईडब्ल्यूएस का वो कोटा लेने के लिए करते कि बच्चे का एडमिशन हो जाए, संगम विहार में रहते हैं वो आके सेकेंड एक्ट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, कि एक 2016 जिसने बेसिकली क्या बोला कि अगर किसी इंसान को डिसेबिलिटी है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, उसके कौन से राइट्स हैं जो ऑब्वियसली आपके होंगे ही, कहाँ कहाँ का वो एक्सेस कर सकता है। तभी मॉल्स वगैरह में भी हमने प्रॉपर क्या है,
वो हैं प्लैंक वगैरह हैं, ठीक है, कि हर पर्सन जा सके, ठीक है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन इज सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, ठीक है। इसने क्या बोला है कि उनका राइट है, ये नहीं कि उसके लिए सेपरेट क्लासरूम बना दो, उसमें पढ़ाई कम हो रही है और ये सब हो रहा है, नहीं। उनका राइट है कि वो उसी क्लासरूम में बैठ के सेम तरीके से समझे, और ना आता हो तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को समझाया जाए, ठीक है। learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of student with disability, ठीक है। और टीचर को अडेप्ट करना है, ठीक है, टीचर को अडेप्ट करना है। अब जैसे सपोज कोई अगर डेफ है, अगर कोई डेफ है तो उसके साथ वो साइन लैंग्वेज वाला होता है, ठीक है। कोई भी अगर इग्नू का या कोई ऐसा सेशन होता है ना बड़ी यूनिवर्सिटी का, सो यू विल ऑलवेज गेट टू सी अ पर्सन हु कीप दिस साइन थिंग, ठीक है, विल कीप डूइंग दिस साइन थिंग। हाँ, कि उनके बिहाफ पे लिख दो, या उनके बिहाफ पे आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी जाती है, वो इसी का ही पार्ट है कि उनकी अगर डिसेबिलिटी है तो इट्स आर वी कैन अडाप्ट एज पर देम, ठीक है। चलो भैया, क्लियर हुआ। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे 2005। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? इंडिया इज अ मल्टीकल्चर सोसाइटी मेड अप ऑफ न्यूमरस रीजनल एंड लोकल कल्चर्स, पीपल, रिलीजियस बिलीफ, ways of life and their understanding of social relationship are quite distinct from one another। ये किसकी बात कर रहा है? डाइवर्सिटी की, कि इंडिया क्या है, बहुत डाइवर्स है, और डाइवर्सिटी को एक क्लासरूम में ला के बिठाना इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, और टीचर को उस चीज से टैकल करना अगेन अ चैलेंज इन इटसेल्फ। तो टीचर को इस हिसाब से आपको बनना ही पड़ेगा। ऑल द ग्रुप हैव इक्वल राइट टू को एग्जिस्ट एंड फ्लोरिश एंड द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू रिस्पॉन्ड द कल्चर प्लूरिज्म इनहेरेंट इन आर सोसाइटी। एजुकेशन सिस्टम को ही उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या क्या पॉइंट आ सकता है? अगर रिलीजियस और इनकी बात करें, कल्चर की, लोकल कल्चर, हिंदू मुस्लिम कम्युनल। अब एक टीचर है, इफ सपोज अ पर्सन इज मुस्लिम, और एक टीचर सिर्फ वही एग्जाम्पल दे रहा है जिसमें मुस्लिम को आप लो दिखा रहे हो, टीचर बायस है अपने व्यू को लेकर कि मैं हिंदू हूं एंड आई एम द सुपीरियर। विल द जो आपका बच्चा है वो उन चीज़ों को समझने में इंटरेस्टेड होगा? उसे गुस्सा नहीं आएगा बार बार तुम उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो, उसके बिलीफ के बारे में बातें बोल रहे हो, उसकी फेथ के बारे में, ठीक है। सो ये किसके बिहाफ पे गलत हुआ? टीचर के बिहाफ पे, कि टीचर जो है वो उसको बार बार वहीं जाके पिंच कर रहा है जो उसका फेथ है। तो इन चीज़ों के लिए टीचर को अडेप्ट करना पड़ेगा, कि एग्जाम्पल अगर कोई दे रहा है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के दे, ठीक है। वरना अगर किसी को तुम एक ही पॉइंट पे पिंच करते रहोगे, या किसी की तरफ बायस हो गया, अपने पर्सनल बिलीव्स को लाके अगर पढ़ाओगे, तो एजुकेशन कभी आपकी सही नहीं हो सकती। एंड यू आर अगेन फ्लोरिशिंग अ स्टीरियोटाइप। तुम उसे बता रहे हो भाई मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, या हिंदू ऐसे होते हैं, सपोज व्हाटसोएवर इट इज, आइदर इट कैन बी मुस्लिम, आइदर इट कैन बी हिंदू। वन ऑफ द मेजर इशू, तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ ठीक है। किसी को भी अगर आप ऊपर दिखा रहे हो तो स्टीरियोटाइप भी तो बढ़ रहा है। बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये बच्चे का जो भी दिमाग में बनेगा, जो भी कल को जिस तरीके से वो लाइफ में चलेगा, वो एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, टीचर उसे क्या चीज़ें सिखा रही है। तो टीचर के ऊपर सारा फोकस है, और टीचर को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो कुछ भी ऐसा ना बोले जिसमें या तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे दे, या कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे दे, या कोई ऐसा पॉइंट उठा ले जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, ठीक है। क्योंकि उससे बच्चे हमेशा बैकआउट करेंगे और बच्चे समझेंगे मेरी, सीधी बात ये है। अब कोई अगर फिजिकल डिसेबिलिटी वाला अगर वहाँ बैठा हुआ है, या सपोज साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन वाली जो एक डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रही है, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न के साथ इधर डिस्क्रिमिनेशन होती है, अपार्थाइड सिस्टम, रेशियल डिफरेंसेस के हिसाब से होती है। तो डिफरेंसेस तो बहुत तरीके के हैं हम में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्बन रूरल भी है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी है, ठीक है। टीचर को हमेशा न्यूट्रल रहना है किसी भी डिफरेंसेस को लेकर। तो दिस इज व्हाट दिस जो आपकी है, ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो कहना चाह रहा है कि टीचर को क्या कहना है, कि अपने टर्म पे उसे क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है जब भी वो किसी इन चीज़ों से डील कर रहा है, व्हाटसोएवर इट इज। जस्ट बिकॉज एक पर्सन काला है डजंट मीन मैं उसे ना पढ़ाऊँ, जस्ट बिकॉज एक पर्सन गोरा है डजंट मीन मैं उसे पढ़ाती रहूँ। तो ये आपका चेंज है, क्लियर हो गया, ठीक है। देन की एरियाज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब
एरिया जो है जहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बेसिकली बढ़ा सकते हैं किस तरीके से? फर्स्ट, एजुकेटिंग द टीचर। अभी हम क्या कर रहे हैं? एजुकेटिंग द टीचर्स, जो फ्यूचर में जाके टीचर बनने वाली हैं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ पता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, तो यू विल नॉट डू दैट। ठीक है। सिमिलरली, यूटिलाइजिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज कैन बी एनजीओ, कैन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर लगता है कि किसी को नॉर्मल तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो देयर आर एनजीओज एज वेल जो काम करती हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वालों के लिए। ठीक है। तो उनकी हम हेल्प ले सकते हैं, उनके टीचर्स को बुला सकते हैं स्कूल में, तो दैट वो उन्हें ढंग से समझा दे, या उनसे हम सीखने में हेल्प ले सकती है एज अ टीचर। ठीक है। तो वो आपका क्या आ गया कि यूटिलाइजिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जो भी आपके पास है। अगर आपकी कोई फंडिंग वगैरह आ सकती है बाहर से, जिसके थ्रू आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिससे फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले आराम से आ जाएं ऊपर। ठीक है। वो भी क्या है? एक्सटर्नल आ गया आपका। ठीक है। सो यूटिलाइजिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, देन एजुकेटिंग द पीयर्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द पीयर? कैन एनीवन टेल? पीयर्स को एजुकेट क्यों करना है हमें यहाँ पे? टीचर को तो एजुकेट कर दिया, समझ आ गया कि टीचर ने तो मेन आपका पॉइंट करना ही करना है, वो पढ़ाना है। लेकिन पीयर्स, नहीं, सेम एज। पीयर मीन्स जो आपके दोस्त हैं, सेम एज वाले, वो भी चीज़ है। सेकंड थिंग इज कि उनको अंडरस्टैंड कराना है अबाउट द डिफरेंसेस। ठीक है। इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस, नॉट अ सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। आप क्या बोलोगे कि भैया देखो, ठीक है, उसे सुनाई नहीं पड़ता, कम सुनाई देता है, क्योंकि इम्पेयरमेंट कैन बी फुल्ली, कि बिल्कुल डेफ है, कैन बी पार्शियल एज वेल। कोई भी इम्पेयरमेंट है, दोनों तरीके से हो सकती है। 4 साइटेड भी पर्सन हो सकता है, नो साइटेड भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर डेफ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत सुनने वाला भी हो सकता है, पार्शियल डेफ भी हो सकता है। देन अगेन कोई थोड़ा बहुत साइन वगैरह से जानता है, कोई बिल्कुल भी आ ऊ भी नहीं कर पाता। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हैं कि पार्शियल भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकती है। देन अगर हम बात करें एजुकेटेड ऑन पीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज बच्चे ही उसे चिढ़ा रहे हैं, तू तो गूंगा है, तू तो गूंगा है, यू आर, ऐसे ऐसे करके बच्चा ही अगर चिल्ला रहा है कूद कूद के, तो बच्चे को क्या फील होगा? बुली होगी। बुली कौन करते हैं सबसे ज्यादा? पीयर्स ही करते हैं। तो पीयर्स को एजुकेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज एक पर्सन ब्लाइंड है, या जस्ट बिकॉज एक पर्सन डेफ है, या वो फिजिकली डिसेबल्ड है, दैट डजंट मीन दैट दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिमिनेशन। नो, इट इज जस्ट अ डिफरेंस। एडमायर इट, वो तुमसे थोड़ा अलग है, उसको उस तरीके से डील करो। ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसे बुली वगैरह होती दिखती है, तो बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना आपके हाथ में है कि आप अगर बच्चों को बना रहे हो, तो आप किस तरीके से बनाओगे, ये भी आप ही सिखाओगे। कि भैया कोई नहीं है, तो है, घर में कोई उसने डिसेबल देखा नहीं होगा, वहां पे देखा होगा, तो उसे अचानक अजीब लगेगा। अब वो डिस्क्रिमिनेशन कौन टैकल कराएगा? टीचर्स करा सकते हैं वहाँ पे। सो हमें पीयर्स को भी इसीलिए एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है। रिगार्डिंग द डिफरेंसेस। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, अगेन वो तो बता ही दिया कि सबको इंक्लूड करके। इंडिविजुअल फोकस, फोकस करना पड़ेगा। चलो उसे कम सुनता है, तो उससे 2 बार पूछ लेते हैं हम कि आपको समझ में आ गया है? ठीक है। या उसे दिख नहीं रहा है, इफ अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद इट सेल्फ, मतलब विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ तो नहीं, ठीक है, नॉट अ राइट वर्ड। इफ अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रॉस चेक। इजी टॉक के, समझ में आ गया है, आगे चलें। ये क्या है कि वी आर फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स, कि उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उन पे थोड़ी एक्स्ट्रा फोकस कर दो। पता है एक बच्चा है थोड़ा नॉर्मल से नीचे है, एवरेज से हल्का सा नीचे है, उसे थोड़ा सा अगर आप पंप दोगे तो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश और हिंदी का अगर डिफरेंस है, आपको पता है कि अगर आप उसे हिंदी में थोड़ा सा समझा दो कि बच्चा समझ जाएगा, तो उसे एक बार हिंदी में भी बता दो कि भैया ये होता है बेटा, ये है, इसको ऐसे करके कर लो। तो ये आपका क्या हो गया कि इंडिविजुअली आपको बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जो एवरेज है उन पे फोकस करना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि बच्चे 50 बच्चे होते हैं क्लास में, तो हर एक पे आप फोकस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़्यादा नीचे है उन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट उनकी नीड्स को कैटर कर सको कि दिक्कत क्या आ रही है। कोई स्पेशल नीड वाला है, उसको कैटर करना ज़रूरी है। देन अगर हम बात करें अपर वालों की, तो उनकी नीड्स किस हिसाब से फुलफिल हो रही हैं। कुछ कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, सेकेंडों में सीख जाते हैं, तो उनके जो क्यूरियोसिटी है और क्रिएटिविटी है, उनको भी कौन डील करेगा?
टीचर ही करेगी। ये नहीं है कि उसने 4 क्वेश्चन करे तो बच बैठ जाओ चुपचाप, नहीं पढ़ा रही मैं, ये तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ये अगली में पढ़ लेना। नहीं, उनका जो डाउट है उसे क्लियर करो। तुम टीचर हो। बच्चे की डाउट्स कब आते हैं बच्चे को? जब बच्चा समझता है। तो डाउट्स को क्लियर करना किसका वो है? टीचर का। तो डाउट्स को हमेशा इनकरेज करे, क्रॉस क्वेश्चंस को हमेशा इनकरेज करे, ताकि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनका जो एक पोटेंशियल है वो मारा ना जाए। ठीक है, सो वो भी आप ही समझोगे अगेन। टीचर को बहुत कुछ समझना है, टीचर के हाथ में पूरा आगे का आने वाला। तभी मैं बोलती हूँ कि टीचिंग इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेसिफिकली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पढ़ा रहे हो ना, तो मेरे को उन टीचर पे बहुत गुस्सा आता है जो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, पैसे इंपॉर्टेंट है, आपकी नीड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेयर योर नीड्स आर डन, जहाँ पे चलो ठीक है आपको 15-20 हज़ार महीने का खर्चा है, उतना आपको आ रहा है, इट्स ओके विद दैट। ये नहीं है कि तुम पैसे के चक्कर में क्वालिटी खराब करे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो। अब अगर मेरी यूट्यूब पे वीडियो गई है, मैं यहाँ कुछ भी पढ़ा के जा रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ सही से नहीं समझा रही है, जो भी है, मैं 70 एग्जाम्पल दे के चीज़ को समझाती हूँ, इसी रीज़न से समझाती हूँ, क्योंकि मैं समझा के चली गई, सामने वाले को समझ नहीं आया, किसी और वीडियो से नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चे को समझाना। तभी मैं हमेशा क्लियर भी करती हूँ हर स्लाइड के बाद कि भाई क्लियर हुआ तो आगे चलेंगे, तो दोबारा देख लेंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ तो वो मेरे भी हाफ पे गलत है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा। देन फिजिकल एक्सेस, जो मैंने बताया कि लिफ्ट लगवाओ या जो भी है आपका, प्लैंक वगैरह लगवाओ, सो दैट बच्चे का एक्सेस सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी जाए, हर जगह पे बच्चे का एक्सेस हो, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी वाला भी है। ठीक है। करिकुलर एक्सेस, करिकुलर एक्सेस का मतलब क्या है? कुछ कुछ जो आपके महंगे महंगे स्कूल होते हैं, कह नहीं देते ये वाली किट खरीद लो, ये किट खरीद लो, भाई छोटा बच्चा कर सकता है उतना अफोर्ड, एक नॉर्मल फैमिली का? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज पर दिस करिकुलर एक्सेस होना चाहिए बच्चों के पास, कि जो भी चीज़ें हों वो अफोर्डेबल हो। एजुकेशन शुड बी व्हाट? अफोर्डेबल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? करिकुलर एक्सेस। कि अगर कोई सपोज टीचर इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट बनवा देते हैं, ये सब कर देते हैं, गरीब का बच्चा कैसे बना देगा? जिसके घर में आई दिन के 500 रुपए रहे हैं, उससे तुम 500 रुपए का प्रोजेक्ट बनवा के मंगा रहे हो, कोई सेंस बन रही है इस बात की? तो वो चीज़ है, वो खाएगा पहले तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाएगा, तुम्हारे लिए ज्योमेट्री लेके आएगा पहले कि नहीं तुम ज्योमेट्री प्रॉपर खरीद के लाओ, तुम 2-2 रुपए के डी खरीद लो, कुछ भी स्केल खरीद लो, तुम धीरे धीरे अपनी ज्योमेट्री बना लो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो एक प्रॉपर 150 रुपए की क्लासमेट की ज्योमेट्री लेके आनी है, अफोर्डेबल नहीं है। सो एजुकेशन शुड बी व्हाट? अफोर्डेबल। कई बार ना टीचर पहले बहुत करती थी, सेकेंड हैंड बुक क्यों है, नहीं लेके आओ, नहीं लेके आओ, इसमें मार्किंग है, नहीं लेके आओ, क्यों लेके आए भाई, उससे वही अफोर्ड हो रही है, मटीरियल तो दोनों में सेम है, आप पढ़ाने से मतलब रखो, आप पढ़ाओ बस। तो वो आपका क्या है कि करिकुलर एक्सेस जो है लोगों का, वो बढ़ाना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर कोई ब्लाइंड है तो उसका करिकुलर एक्सेस कैसे बढ़ेगा? बुक्स डिफरेंट आती है ब्लाइंड्स की, थोड़ी इनग्रेव्ड होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, ठीक है, तो वो आपका क्या है? ब्लाइंड्स के लिए एक्सेस करा है। सिमिलरली जो आपके ब्लाइंड होते हैं उनके लिए सुनने वाला भी आता है, मोबाइल में भी आ गया ना। आई हैव 2 blind friends, दे लाइक डूइंग दिस, लाइक हियरिंग, ओह वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी सुनते हैं, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। मेहनत देख रहे हो? दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इवन आफ्टर बीइंग ब्लाइंड। वन इज पार्शियल, वन इज फुल्ली। हाँ, क्योंकि उनकी दिक्कत ये नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, दे आर नॉट मेंटली इम्पेयर्ड, दे आर फिजिकली इम्पेयर्ड। तो फिजिकली इम्पेयरमेंट इज नॉट अ थिंग। तुम बच्चे को पढ़ाओ, वो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज होता है, मैं कितने ऐसे लोग दिखा दूँ। इनफैक्ट देर इज अ थ्योरी विच सेज कि आपकी अगर एक चीज़ नहीं चलती ना, तो पावर आपकी दूसरी जगह पे जाती है। आई फील कि जो ये इम्पेयर्ड होते हैं ना, इनकी जो इम्पेयरमेंट वाली पावर होती है वो ब्रेन पे जाती है, ये ज़्यादा स्मार्ट होते हैं हमसे, ये चीज़ फैक्ट है। ज़्यादा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं हमसे। मेरी खुद की सिस्टर है, तो शी इज़ बेसिकली व्हाट? फिजिकली इम्पेयर्ड।